नमस्कार सद्गुरु, मेरा नाम तमन्ना है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी पीढ़ी और हमारे माता-पिता की पीढ़ी में काफ़ी सारा पीढ़ी का अंतर देखते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं नहीं, हमारे और आपके बीच कोई अंतर नहीं है। मैं आपसे काफी युवा हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन से कुछ चाहते हैं और वे हमेशा उससे सहमत नहीं होते हैं और हमारे बीच संघर्ष हो जाता है। यहाँ तक कि हम उनको खुश रखने के लिए कभी-कभी अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। तो हम इस संघर्ष से कैसे निपटें? देखिए, प्लीज बैठ जाइए। अगर आप अपना जीवन अपने तरीके से बनाना चाहती हैं और वो तरीका आपके माता पिता या आपके समाज या आपकी यूनिवर्सिटी से मेल नहीं खाता, ऐसा हो सकता है कि आप जो चुने वो सिर्फ आपके माता पिता के ही खिलाफ ना हो, बल्कि शायद आपके सहपाठियों के भी खिलाफ हो, शायद आपके संस्थान के भी खिलाफ हो, शायद उस समाज के भी खिलाफ हो जहां आप रहती हैं। तो अगर आप अपनी चीज करना चाहें तो आपको समझना चाहिए कि आपको उसके लिए कीमत चुकानी होगी। आप जिस अकेली चीज की शिकायत कर रही हैं वो ये कि आप उस चीज की कीमत नहीं चुकाना चाहती हैं। जीवन इस तरह कभी नहीं चलता। अगर आप वो करना चाहें जो आप करना चाहती हैं और वो आपके आसपास के लोगों की चाहत से मेल नहीं खाता, तो वो आपसे इसकी कीमत वसूल करेंगे। अगर आपकी इच्छा आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो उसकी कीमत चुकानी चाहिए। लेकिन अगर अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने की कीमत बहुत अधिक लगती है तो आप स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाएंगे। ये कुछ बाजार जाने जैसा है। आप कुछ फूल खरीदने जाती हैं, बेचने वाला उसकी कीमत 2,000 रुपये बताता है। फूलों के लिए आप इनकार करती हैं, मुझे फूल चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बहुत अधिक कीमत मांग रहा है। ऐसा जीवन के हर कदम पर होता है। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उससे एक कीमत जुड़ी होती है। हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्या मैं ये मूल्य चुकाना चाहती हूँ जो मुझे चाहिए? क्या वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं ये कीमत देने को तैयार हूँ, या मैं उसकी ये कीमत नहीं देना चाहती? ये निजी बात है। हर किसी के लिए पहले से तय चीज नहीं होती है। ये निजी बात है। कुछ लोगों के लिए इतनी जरूरी होती है कि वे कोई भी मूल्य देने को तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए इच्छा बस थोड़े समय टिकती है, वे इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दोनों में बुराई नहीं है, दोनों सही है। सवाल दिलचस्प और लुभावने हैं, तो हम कहेंगे। आपने मेरे उत्तर के बारे में कुछ नहीं कहा। और हम उत्तरों से भी असहमत नहीं हो रहे हैं। ये केवल जेएनयू की तारीफ कर रही हैं, ये मुझे शामिल नहीं कर रही। क्या ये मेरी पहली ड्यूटी नहीं है? सद्गुरु, क्या हम कुछ और सवाल ले सकते हैं? मैं तैयार हूँ। सद्गुरु, मेरा सवाल शिक्षा प्रणाली के बारे में है जो हर जगह और खासकर भारत में अपनाई गई है। योर लॉर्डशिप, और माफ कीजिए, मैं एक वकील हूँ। तो सद्गुरु, मेरा सवाल है कि हमारे देश की आदर्श शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए जिससे हम देश के हर व्यक्ति की भौतिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए जीवन के हर आयाम की खोज कर सकें। धन्यवाद। देखिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसे आप लोगों के लिए बना सकें, क्योंकि हमारे जीवन का समय सीमित है और शिक्षा हमारे जीवन का एक छोटा हिस्सा है। to create ऐसा सिस्टम जो सभी को जीवन के हर पहलू का अनुभव करवाए, नहीं, ये इस तरह काम नहीं करेगा। किसी की रुचि पढ़ाई में है, उसे उस दिशा में जाना चाहिए। कोई बस एक रोजगार चाहता है, उसे उस दिशा में जाना चाहिए। किसी के पास दूसरे प्रकार की काबिलियत है, उसको उस दिशा में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शुरू में ही मैं कहता हूं कि 12 की उम्र तक सभी पर्याप्त रूप से साक्षर हो जाते हैं। वे इस देश में कम से कम 1 या 2 भाषाएं पढ़ सकते हैं। आप अंग्रेजी भाषा और आप स्थानीय भाषा पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है। इन 2 भाषाओं को आप पढ़ सकते हैं और कागज पर लिखी बात को आप समझ सकते हैं। हमें बच्चे को 12 वर्ष तक इस स्तर तक लाना चाहिए। हमें उनको बहुत सारी चीजों से भरना नहीं चाहिए, बस भाषा और समझ। मैं जो पढ़ता हूं वो समझता हूं, इतना काफी है। अगर आप 12 साल की उम्र तक उन्हें इतना काबिल बना दें तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौशल के आधार पर कौन जा सकता है। उसी चीज में थोड़े ऊंचे स्तर पर किसे जाना चाहिए, किसे पढ़ाई की दिशा में आगे जाना चाहिए, ये करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी शिक्षा की मशीन में जबरदस्ती धकेले जाएंगे। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, 1 या 2 नहीं। in 20
2016 में 18 बरस से कम के 17,600 युवाओं ने आत्महत्या की, जिसमें लगभग 7,000 बच्चे 15 बरस से कम उम्र के हैं। अगर 12, 13, 14 साल के लड़के और लड़कियां खुद को मार रहे हैं, तो क्या हम अपने समाज में कुछ बुनियादी गलती नहीं कर रहे हैं? हेलो, बड़ी उम्र में नहीं बल्कि 12-13 की उम्र के लड़के और लड़कियां जब वे ऊर्जा से भरपूर होने चाहिए, उस समय वे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। तो बात साफ है कि हम बहुत बुनियादी गलती कर रहे हैं, है ना? और दुर्भाग्य से इन आत्महत्याओं में से 90% शिक्षा से संबंधित है। कुछ दूसरी चीजें, परिवार या कुछ और, लेकिन इनमें से 90% शिक्षा से संबंधित है। निश्चित रूप से हमें शिक्षा पर विचार करने की जरूरत है कि बच्चों को शिक्षित कैसे करें। हम सभी को एक ही प्रक्रिया में डाल रहे हैं। हर व्यक्ति एक ही प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये बच्चे को संभालने का सबसे क्रूर तरीका है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी तरह से है। हम हर चीज को अपनी बुद्धि के एक ही आयाम से कर रहे हैं, जो कि तार्किक बुद्धि है। तार्किक बुद्धि केवल तब अच्छी है जब वो तेज है, वरना वो अच्छी नहीं होगी। अगर आप हर चीज करने के लिए एक तेज औजार का उपयोग करेंगे तो यह पक्का है कि आप चीथड़ों में नजर आएंगे। इसी कारण 30, 40, 50, 60 बरस की उम्र में भी लोगों को नहीं पता कि वे अपने विचारों और भावनाओं को किस तरह संभालें। आप कब सीखेंगे? क्या आप 10,000 बरस जिएंगे? वो समय कब आएगा जब आप सीखेंगे कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालें। आप इसे तनाव कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। मूल रूप से आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं जानते। बस इतनी सी बात है ना? इसलिए है क्योंकि आप बुद्धि के एक पहिए पर सवार हैं, जबकि बुद्धि के अनेक पहिए हैं। केवल एक पहिया घूम रहा है, दूसरे या तो फंस गए हैं या आपने कभी इनकी खोज नहीं की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बनावटी बुद्धि आ जाएगी तो आप जो कुछ भी तार्किक बुद्धि से कर सकते हैं, एक छोटी मशीन कर देगी। अब मुझे लगता है कि लोग दूसरे आयामों की खोज करेंगे। मुझे लगता है मेरी अहमियत बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी बनावटी बुद्धि आती है, मेरी अहमियत उतनी जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि फिर वो ये सवाल पूछेंगे कि मैं और क्या कर सकता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सदगुरु आप ऐसे बन गए, आपके रोल मॉडल कौन है? मैं उनको बताता हूं, देखिए मैंने कभी किसी मॉडल के साथ रोल नहीं किया, तो मुझसे ऐसी चीजें ना पूछें। ये रोल मॉडल का चक्कर आप छोड़ दीजिए। आप सभी युवा लोग, आपको एक काम करना चाहिए। किसी तरह आप ऐसा स्थान खोजें जो मदद करे, लेकिन आप पर कोई असर न डाले। No influence from the peers. साथियों का असर ना हो, प्रोफेसर का, माता पिता का, समाज का कोई असर ना हो। ऐसा स्थान चुनिए जहां पर आपको भोजन व अन्य चीजों की मदद उपलब्ध हो। अपनी जरूरत के मुताबिक वहां पर कम से कम 3 से 10 दिन गुजारिए और ध्यान से देखिए कि वो कौन सी चीज है जो आप जीवन में वाकई करना चाहते हैं। क्या आपका जीवन कीमती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका जीवन कीमती है? अगर ये कीमती जीवन है तो आप इस जीवन का निवेश किसमें करना चाहेंगे, इस पर विचार करें। कुछ ऐसा न करें जो कोई और कर रहा है। अगर ये कीमती जीवन है तो मैं इस जीवन को कहां लगाना चाहूंगा। ये पेशे का या किसी और के जैसा बनने का सवाल नहीं है। ये कमाने या किसी और के जैसा जीवन जीना नहीं है। सवाल ये है कि मैं इस जीवन का क्या बनाना चाहता हूं। मैं इस जीवन का निवेश कहां और किसमें करना चाहता हूं। तो इस पर आप गंभीरता पूर्वक विचार करें। आज अगर आप किसी चीज को अपना रहे हैं तो इसे इस तरह देखें कि आज से 25 साल बाद यह आपके लिए कुछ मायने रखेगा। आप जो भी करने की योजना बना रहे हैं, 50 सालों के बाद भी यह मायने रखेगा। जीवन के अंत में अगर आप मुड़कर देखें तो क्या आप एक संतोष से भरे इंसान बनकर मरेंगे? ये चीज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जीवन है और आपने कहा कि ये कीमती है। अगर ये जीवन कीमती है तो इस पर थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। वो मत कीजिए जो कोई और कर रहा है। ये जीने का तरीका नहीं है।